अच्छा जी, ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया कि जो डिसीजन ट्री है वो कैसे काम करता है और उसका कोड भी मैंने आपको करवाया। अब जो है थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है। बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट एक ना एल्गोरिथम भी कहला सकता है। बहुत सारी डिसीजन ट्री यूज करके बन रहा है। मैंने आपको आइडिया तो दे दिया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखें, बैगिंग के तरीके से होता है। इंजम्बल टेक्निक कहलाती है। इंजम्बल का मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ, ये एल्गोरिथम होता है, बिल्कुल एल्गोरिथम होता है। लेकिन ये एल्गोरिथम डिफरेंट डिसीजन ट्री को यूज करके बन रहा है। क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट ही समझ में आ जाएगा। ये अगर पहला पैराग्राफ पढ़ लें तो इसमें लिखा हुआ है कि a technique known as bagging is used to create an ensemble of trees where multiple training sets are generated with replacement। मतलब हमें डिफरेंट रिप्लेसमेंट करनी होती है ट्रेनिंग सेट के अंदर। और जब डिफरेंट रिप्लेसमेंट हम ट्रेनिंग सेट के अंदर कर देंगे तो हर ट्रेनिंग सेट दूसरे ट्रेनिंग सेट से अलग हो जाएगा। जब हर ट्रेनिंग सेट दूसरे ट्रेनिंग सेट से अलग हो जाएगा तो हर ट्रेनिंग सेट पे हम एक ट्री बना देंगे। मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि इन द बिगनिंग टेक्निक डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू एंड सैंपल यूजिंग रैंडमाइज सैम्पलिंग द यूजिंग अ सिंगल लर्निंग एल्गोरिथम अ मॉडल बिल्ड ऑन सैंपल। क्या मतलब है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप डिसीजन ट्री यूज कर रहे हैं या आप कोई और सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, आपने अपने डेटा सेट को डिफरेंट तरीके से वेरिएशन लानी है उसके अंदर। आपने अपने डेटा सेट के अंदर डिफरेंट तरह से वेरिएशन लानी है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप अपने डेटा सेट के अंदर ऐसे चेंजेस लाएं कि एक डेटा सेट के अंदर कोई चेंजेस आ जाए तो उस पर आप एल्गोरिथम लगा दें। फिर दूसरे डेटा सेट उसी डेटा सेट के अंदर कुछ और चेंजेस ले आए तो उस पर आप एल्गोरिथम लगा दें। इस तरीके से आप अपने डेटा सेट के अंदर चेंजेस लाते हैं। हल्का सा भी डेटा सेट में कुछ चेंजेस होती हैं तो डेटा सेट में वेरिएशन आई तो आप अपना एल्गोरिथम दोबारा लगाएं। तो जाहिर सी बात है, जो एल्गोरिथम को सेट करती हैं चीजें, एंट्रोपी हो गई, इंफॉर्मेशन गेन हो गया, वो भी चेंज हो जाएंगी। जब वो चेंज होगी तो हो सकता है रूट नोड चेंज हो जाए या रूट नोड के साथ जो दूसरे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो चेंज हो जाए। तो ये काम करना होता है। देखिए, मैं आपको एक ग्राफिकल तरीके से समझा रहा हूँ, ये देखिएगा। रैंडमली काम कर रहे हैं आप, इसलिए इसको रैंडम कहते हैं। फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि बहुत सारी ट्रीज आ गई तो फॉरेस्ट हो गया। अब जरा इसकी एक एग्जांपल देख लें। अच्छा, इनको यूज क्यों कर रहे हैं कि डिसीजन ट्री जो है ना इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही। तो अगर मल्टीपल डिसीजन ट्रीज हम यूज करें तो इट माइट बी पॉसिबल कि मल्टीपल डिसीजन ट्रीज से हमारा रिजल्ट थोड़ा बेहतर हो जाए। इसकी एग्जाम्पल इस तरह की है कि यार, आप कोई चीज परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सोचा यार मुझे ये चीज परचेज करनी चाहिए। तो आप अपने पहले दोस्त को फोन करते हैं और कहते हैं कि यार मुझे बताओ कि मैं ये चीज परचेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप उसका ओपिनियन लेते हैं। अब उसका ओपिनियन लेते हैं वो कह देता है भाई ये चीज ले लो, बहुत अच्छी है। रीजन कोई भी बताए वो, आखिर में वो कहता है कि ये चीज ले लेनी चाहिए। दूसरे दोस्त को फोन करते हैं, उससे पूछते हैं, वो कोई रीजन बताता है और कहता है नहीं लो। तीसरे दोस्त को फोन करते हैं, चौथे दोस्त को फोन करते हैं। तो डिसीजन ट्री क्या कर रही थी? डिसीजन ट्री एक ही दोस्त को फोन कर रही थी। रैंडम फॉरेस्ट क्या कर रहा है? मल्टीपल फ्रेंड्स को फोन कर रहा है और उनसे उनका ओपिनियन पूछ रहा है। मल्टीपल फ्रेंड्स जो हैं वो किस बिहाफ पे वो बात बता रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि जो डेटा सेट है उसमें आप चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस करने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। ये देखें, डिफरेंट ट्रीज बना रहे हैं आप। डिफरेंट ट्रीज बना रहे हैं और डिफरेंट ट्रीज जो है वो आपको यस और नो के आंसर कर रही हैं। अब डिफरेंट ट्रीज बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा 2 मिनट का काम है, उसको आप देख लें। एक मेथड कहलाता है बूट स्ट्रैप। ये मैं आपको मिड टर्म के बाद डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी बूट स्ट्रैप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, तो जरा देख लें कि बूट स्ट्रैप कैसे काम करता है। जब आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर मैं सवाल पूछ लीजिएगा कि सर बूट स्ट्रैप में ये प्रॉब्लम है। उससे सवाल पूछ लीजिएगा कि सर बूट स्ट्रैप में ये प्रॉब्लम है।
ये देखिएगा, स्लाइड दिख रही है आपको? आपको स्लाइड शो हो रही है ना मेरी? अच्छा जी, बूटस्ट्रैप क्या करता है ये देखें। सबसे पहले आप सोचिए कि आपके पास एक डेटा सेट है और उसके अंदर सिर्फ 4 ऑब्जर्वेशन है। एट्रीब्यूट्स भी 4 हैं और ऑब्जर्वेशन भी 4 है। एट्रीब्यूट्स भी 4 हैं और ऑब्जर्वेशन भी 4 है, मतलब डेटा सेट के अंदर टोटल पॉइंट ही 4 हैं। ताकि आपको समझाने की कोशिश करने के लिए मैंने कम चीजें ली हैं। तो ओरिजिनल डेटा सेट, उसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। एक चेस्ट पेन है, एक गुड ब्लड सर्कुलेशन है, एक ब्लॉक आर्टरीज है और एक वेट है। और हार्ट डिजीज के बारे में बताया था कि यस और नो। सही है सर? तो सुकून से सुनिएगा, इसका काम करने का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन इसको एक दफा में समझ लीजिएगा। Imagine that these 4 samples are the entire data set that we are going to build a tree from. अब अगर हम सिंपल डिसीजन ट्री की बात करें तो ये चारों पॉइंट हम यूज करके एक डिसीजन ट्री बना लेते हैं। लेकिन जब हम रैंडम फॉरेस्ट यूज कर रहे हैं और बूट स्ट्रैप कर रहे हैं डेटा सेट के साथ, तो क्या होता है ये देखें। लेफ्ट साइड पे आपका ओरिजिनल डेटा सेट है, लेफ्ट साइड पे आपका ओरिजिनल डेटा सेट है। राइट साइड पे आप देखें, ये कह रहे हैं कि टू क्रिएट अ बूट स्ट्रैप डेटा सेट दैट इज द सेम साइज एज द ओरिजिनल वी जस्ट रेंडमली सिलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा सेट। मतलब क्या है कि आपने ये चारों पॉइंट कंसीडर किए, अब इनमें से रेंडमली आप कुछ सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप किसी सैंपल को 2 दफा भी पिक कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? किसी सैंपल को आप 2 दफा, ये एक सैंपल है, पहला सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है, ये तीसरा, तो 4 सैंपल है इसके अंदर। सैंपल अलग होता है, एट्रीब्यूट अलग होता है। एट्रीब्यूट मतलब फीचर 1 2 3 4, 4 सैंपल, इसके अंदर 4 सैंपल है और 4 ही एट्रीब्यूट है। तो आपने डेटा सेट को दोबारा से बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है? रैंडमली सिलेक्ट करना है, और रैंडमली सिलेक्ट करते हुए आप एक सैंपल को मल्टीपल टाइम भी चूज कर सकते हैं। मतलब क्या, ये देखिए स्क्रीन पे। सबसे पहले सबसे पहले इन्होंने इस सैंपल को चूज किया कि भाई बूट स्ट्रैप डेटा सेट के अंदर ये वाला सैंपल आएगा। कौन सा वाला आएगा? सेकंड वाला। सही है? ये देखें स्क्रीन पे, देखिएगा ये सेकंड वाला सैंपल आ गया पर। पोजीशन से तो फर्क पड़ता नहीं है, आपको भी पता है ये बात, मुझे भी पता है। तो ये सबसे पहले ये वाला सैंपल आ गया। फिर इन्होंने सिलेक्ट किया इस वाले सैंपल को, ये दूसरे नंबर पे आ गया। फिर इन्होंने इस वाले सैंपल को सिलेक्ट किया, फोर्थ वाले को, और फोर्थ वाले को दोबारा कर लिया। तो इसमें और इसमें फर्क देखें, इसमें थर्ड वाला सैंपल मौजूद नहीं है, इन्होंने फोर्थ वाले सैंपल को 2 दफा लिया। ये अलाउ है कि किसी भी सैंपल को आप मल्टीपल टाइम ले सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है कि बूटस्ट्रैप डेटा सेट बनाने का तरीका क्या है कि आप मल्टीपल टाइम ले सकते हैं एक सैंपल को। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी बेटा, सब लोग बता दीजिए कि मैंने जो काम किया है समझ में आ रहा है। ये मेरा मेथड नहीं है, बूटस्ट्रैप पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी मर्जी है कि आप कोई से भी पॉइंट को ले लें। बिल्कुल होगी उसामा, यही तो तरीका है उसामा, यही तो तरीका है इसका। एक ट्री बनानी, मल्टीपल ट्री बनानी है। मल्टीपल ट्री कैसे बनेंगी? अगर चेंजेस नहीं लाओगे तो मल्टीपल ट्री थोड़ी बनेगी। समझ गए? अगर आप और मैं चेंजेस नहीं लाएंगे तो मल्टीपल ट्रीज कैसे बनेंगी? मल्टीपल ट्रीज बनेंगी ही जब जब आप इसमें चेंजेस करेंगे। अब वो चेंजेस रैंडम है। समझ में आ गई ये बात? लाजमी चेंजेस करने हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब आपने ये काम कर लिया। अब देखें, आपने अपने ओरिजिनल डेटा सेट की मदद से एक नया डेटा सेट बना लिया। यहां तक सबकी समझ में आ गया? आपने अपने ओरिजिनल डेटा सेट की मदद से एक नया डेटा सेट बना लिया, यहां तक सबकी समझ में आ गया? आपने अपने ओरिजिनल डेटा सेट की मदद से एक नया डेटा सेट बना लिया। क्या जो लोग क्लास ले रहे हैं उनकी मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों बनाया उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बताता हूं। लेकिन नया डेटा सेट आपने क्यों बनाया है? क्योंकि आपने चेंजेस किए हैं। आप इस पुराने डेटा सेट में से कोई से भी सैंपल पिक कर लें, और आप चाहें तो किसी एक सैंपल को एक से ज्यादा दफा पिक कर सकते हैं। आपको बस डेटा सेट में चेंजेस लाने हैं। तो ये कहलाएगा बूट स्ट्रैप डेटा सेट। अब ये डेटा सेट हो गया, अब इसकी मदद से आपने ट्री बनानी है। सही है?
अब इसकी वजह से आपने ट्री बनानी है, लेकिन उसमें भी एक चीज का ख्याल रखना है। क्या करना है? क्रिएट अ डिसीजन ट्री यूजिंग द बूटस्ट्रैप डेटा सेट बट ओनली यूज अ रैंडम सबसेट ऑफ द वेरिएबल और कॉलम एडिशन सिस्टम। मतलब क्या? ये देखें, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सिंपल डिसीजन ट्री पढ़ रहा हूं, तो मुझे सिंपल डिसीजन ट्री करते हुए अगर ये डेटा सेट होता तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होता? बताइए, अगर ये डेटा सेट में यूज कर रहा होता तो डिसीजन ट्री बनाते हुए मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होता? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता? रूट नोड निकालनी है, और रूट नोड निकालने के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन किन निकालना पड़ता? यहां पर भी आपने यही करना है, लेकिन क्या करना है? तमाम वेरिएबल यूज ना करें, किसी एक आध वेरिएबल को आप इग्नोर कर दें। वेरिएबल मतलब फीचर। ये देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, ये देखें, इन्होंने कहा कि हमने इन दोनों को इग्नोर कर दिया, सिर्फ इन दोनों में से डिसाइड करेंगे कि रूट नोड कौन सी होगी। ये टोटल रैंडम काम हो रहा है। इन दोनों को इन्होंने इग्नोर कर दिया कि ये एट्रीब्यूट्स है ही नहीं। सिर्फ इन दोनों एट्रीब्यूट्स की मदद से इन्होंने क्या कहा कि अब हम डिसाइड करेंगे कि बताएं, इन दिस केस वी रैंडमली सिलेक्टेड गुड ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लॉक आर्टरीज एज कैंडिडेट फॉर द रूट नोड। क्या ये बात समझ में आई? सबसे पहले आपने क्या किया? डेटा सेट में वेरिएशन लाके उसको चेंज कर दिया। अब जब वेरिएशन आ गई तो डेटा सेट के अंदर भी आपने कुछ कॉलम्स को इग्नोर कर दिया, चाहे तो एक कॉलम को कर दें, चाहे तो दो को कर दें। आपने बिल्कुल ना रैंडमाइज होके ये काम करना है, बिल्कुल रैंडमाइज होके। तो इन्होंने रैंडमली दो कॉलम सिलेक्ट किए। अब इस पे इंफॉर्मेशन गेन वाला फॉर्मूला लगा दो। समझ में आ गई ये बात? क्या ये बात समझ में आ गई? बेटा सबसे पूछ रहा हूँ, जो लोग क्लास में मौजूद हैं, सिर्फ ये दो तीन लोग नहीं पढ़ रहे। अब अगर फर्ज कर लें कि भाई हमने कैलकुलेशन की और हमारे पास जो रैंडम नोड आ गई, वो आ गई कौन सी? ये वाली, कि भाई ये रूट नोड है। कैलकुलेशन के बाद सपोज कर लें ये रूट नोड आ गई, तो देखिए ये रूट नोड हो गई। अब ये कह रहे हैं कि रूट नोड के बाद जब आप ये वाला कॉलम करते हैं, कौन सा काम करते हैं कि भाई गुड ब्लड सर्कुलेशन अगर है यस या नो, तो कौन सा सवाल पूछना चाहिए? तो इसमें भी आप इन तीनों जो रहते हैं इनमें से भी किसी एक को छोड़ सकते हैं। ये देखिएगा, देख रहे हैं आप कि गुड ब्लड सर्कुलेशन आपने चूज कर ली रूट नोड। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी चाहें तो किसी एक को इग्नोर कर सकते हैं। आपने ट्री को टोटल रैंडम बनाना है, टोटल रैंडम बनाना है। समझ गए? तो ये वाला कॉलम हमने इग्नोर कर दिया। अब इन दोनों में से हम डिसाइड करेंगे कौन सा वाला इधर आना चाहिए और कौन सा वाला नहीं आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? हर जगह आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं वेरिएबल्स को, आप कंप्लीट पेयर को सिलेक्ट, कंप्लीट ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर रहे। क्लियर हो रही है बात बेटा? क्योंकि आपका काम क्या है? आपका काम है आपको मल्टीपल ट्रीज बनानी है। और मल्टीपल ट्रीज कब बनेंगी? जब आपके डेटा सेट में वेरिएशन आएगी हर तरह से। क्योंकि आपने दो ट्री नहीं बनानी, 100 ट्री बनानी है, 100 बनानी है, 40 बनानी है, 50 बनानी है। तो जब जितने ज्यादा चेंजेस करोगे हर दफा, उतनी ज्यादा वेरिएशन आती रहेगी। समझ में आ गई ये बात? ये देखें, देखें, एंड वी जस्ट बिल्ड अ ट्री एज यूजुअल बट ओनली कंसीडर अ रैंडम सेक्टर ऑफ वेरिएबल स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने डेटा सेट के अंदर चेंजेस किए। उसके बाद उस डेटा सेट को यूज करते हुए आपने ट्री डिजाइन करनी है, लेकिन हर स्टेप पे रैंडम वेरिएबल रखना है, रैंडम वेरिएबल रखना है। क्लियर हो गई बात? तो एक तरीके से आपने क्या किया? हमने वी बिल्ड अ ट्री यूजिंग अ बूटस्ट्रैप डेटा सेट ओनली कंसीडरिंग अ रैंडम अ सबसेट ऑफ वेरिएबल एट ईच स्टेप। तो हर स्टेप पे हमने रैंडम वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक ट्री हो गई। दोबारा से यही काम करें कि दोबारा से बूटस्ट्रैप डेटा सेट बनाएं। कैसे बनाएंगे? आप कुछ और चेंजेस कर लें। जाहिर सी बात है, मैंने आपको जो डेटा सेट दिखाया उसमें सिर्फ 4 सैंपल हैं। आपके पास 400 होंगे, 4000 होंगे, तो फिर आपके लिए ज्यादा काम करना आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं ये बात? अभी आपके पास सिर्फ 4 सैंपल हैं, 1 2 3 4, तो आपके पास वेरिएशन इतनी नहीं होगी। लेकिन जब आपके पास यही डेटा सेट 100 वैल्यूज का, 150 वैल्यूज का, 200 वैल्यूज का होगा, तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? ये देखें, नाउ गो बैक टू स्टेप 1 एंड रिपीट, मेक अ न्यू बूटस्ट्रैप डेटा सेट एंड बिल्ड अ ट्री कंसीडरिंग अ सबसेट ऑफ द वेरिएबल ऑफ एट ईच स्टेप। तो देखें, डिफरेंट ट्रीज बना दी इन्होंने। बन गई? जितनी बनानी है बना लो, जितनी बनानी है आपने बना लो। ठीक है? जितनी ट्री आप बनाना चाहते हैं आपने बना ली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
बन गई ट्री। अब फर्ज करें आपने बना ली, हमने 100 ट्रीज बना ली, डेफिनेटली हमारा डेटा कम था, डेटा ज्यादा होगा तो 100 भी बन सकती है। यूजिंग अ bootstrap sample and considering only a subset of the variable and result a wide variety of trees। जाहिर सी बात है, आपने वेरिएशन लाए तो आपके पास बहुत सारी ट्रीज बन जाएंगी। द वैरायटी इज व्हाट मेक्स रैंडम फॉरेस्ट मोर इफेक्टिव देन इंडिविजुअल डिसीजन ट्रीज। जितनी ज्यादा वैरायटी लाओगे डेटा सेट के अंदर, उतना ज्यादा आपकी ट्री जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, फर्ज करें आपके पास 100 ट्रीज हो गई तो ये देखें, आपके पास एक नया सैंपल आया, उसने कहा कि भाई चेस्ट में पेन है, यस। ब्लड सर्कुलेशन गुड, यस, नो। आर्टरीज ब्लॉक है, नहीं। वेट जो है 168, ये सैंपल आ गया। अब आपने बताना उसको हार्ट डिजीज है या नहीं है। सही है, हमारे पास चारों इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमें ये बताना है कि उस बंदे को या बंदी को हार्ट डिजीज है या नहीं है। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया, हमने ये पूरा डेटा सेट पहली ट्री पे दिया। ये देखें, पहली ट्री पे पूरा डेटा सेट दिया। तो फर्ज करें इस ट्री ने हमें आंसर दिया यस, इसने हमें आंसर क्या दिया, यस दिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर हमने यही डेटा सेट दूसरी ट्री पे इनपुट दिया, तो दूसरी ट्री ने भी यस दिया। तो हम अपने पास इसका रिकॉर्ड रख रहे हैं कि भाई 2 यस हो गए और 9 है वो 0 है। फिर हमने तीसरी ट्री को दिया, तो तीसरी ट्री ने हमें बोल दिया कि भाई 9 है, चौथी ने बोल दिया यस है। इस तरीके से हम इनकी ना अपने पास रैंकिंग करते रहे। ये देखें, आखिर में जितनी भी ट्रीज थी तो हमने देखा 5 टाइम यस आया है और 1 टाइम क्या है, नो आया है। तो वोटिंग के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट ने यस के हक में फैसला दे दिया। तो हम कह देंगे भाई इस बंदे को डिजीज है, हार्ट डिजीज है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये तरीका होता है रैंडम फॉरेस्ट के काम करने का। और डेफिनेटली हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें हम रैंडम फॉरेस्ट के जरिए क्या कर सकते हैं, जितनी ट्री हम बनाना चाहें उसमें आर्गुमेंट पास कर सकते हैं कि भाई 20 बनानी है, 30 बनानी है। तो आइडियली प्रैक्टिकली प्रूव हुआ है कि जितनी ज्यादा ट्रीज होंगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ सकती है। सही है, तो जितनी ज्यादा ट्रीज होंगी उतनी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। अब एक जगह पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप 1 करोड़ ट्रीज कर दें तो बढ़ती ही रहेगी। दैट सी बात है, एक हद तक उस डेटा सेट पे जितनी ज्यादा ट्रीज बनाओगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ सकती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो सवाल है यहाँ तक तो बता दीजिए। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, आपके रैंडम फॉरेस्ट का। अब इसके लिए जब हम डेटा को सेट यूज करेंगे ना, तो हम बड़ा डेटा सेट यूज करेंगे। तो मैंने इसका एक बिल्ट इन डेटा सेट है डिजिट्स का डेटा सेट है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं देख लेते हैं। ये देखें, ये बेसिकली इमेजेस है। अगर मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूं कि ये डेटा सेट किस तरह का है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका हो जाएगा। मैं मैट प्लॉट लिब पे प्लॉट की लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा हूँ। इम्पोर्ट मैट, ये मैंने पीएलटी करवा ली। अब ये सिर्फ मैं आपको
शो करवाना चाह रहा हूँ कि भाई प्लॉट एक लूप के जरिए मैं शुरू की कुछ इमेजेस को प्लॉट करवा देता हूँ। आई इन रेंज मैं इसको कर देता हूँ 10 तक, शुरू की 10 जो हैं वो। मैं इनको प्लॉट शो कर देता हूँ, आई एम शो। ताकि आपको पता चल जाए कि भाई डेटा किस तरह का है। होपफुली कोई एरर नहीं है तो ये प्लॉट हो जाएंगी। ये देखें, ये बेसिकली डिजिट्स का डेटा है। थोड़ा सा इस डेटा को एक्सप्लोर कर लेते हैं। इस पर काम तो बाद में करेंगे, जाहिर सी बात है आप, लेकिन इस डेटा को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये देखिएगा कहाँ है, ये देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं कि ये जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं, तो मैं उसका साइज भी दिखा सकता हूँ आपको कि भाई वो कितने। ये बेसिकली बिल्ट इन है, ये कोई हमने कहीं से कोई डाउनलोड नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये बिल्ट इन है पूरा। ये इसकी बिल्ट इन पूरी डेटा मौजूद है। मैं डेटा के अंदर इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ। करवाऊंगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ आइडिया देना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर भी अपनी बिल्ट इन चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, जब ये लिखते हैं तो इसका ये बड़ा इसमें करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो डिजिट्स के डेटा को मैं ज़रा लोड करके दिखा देता हूँ आपको कि भाई ये क्या चीज़ है। देख रहे हैं, ये जो डिजिट्स हमने लोड किए हैं इसकी बहुत सारी मतलब सैंपल्स मौजूद हैं। अगर मैं आपको डेटा का शेप बताऊं, ये देखिएगा 1797 इमेजेस हैं और 64 कॉलम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो मैं आपको ये इमेजेस दिखा रहा हूँ ना, 1 2 3 पिक्सल्स, ये डिजिट्स हैं, बेसिकली हैंड रिटन डिजिट हैं। और हमारा टारगेट क्या होगा यहाँ पर कि हम इसको कोई डिजिट इनपुट देंगे और ये बताएगा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है क्या है। समझ गए ये बात? इस तरह का डेटा सेट है कि हमारे पास इमेजेस मौजूद है और इमेजेस को जब हम रीड करते हैं तो इमेज हमेशा 2 डायमेंशनल एरे होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इमेज जो होती है वो हमेशा 2 डायमेंशनल एरे होती है। इमेज जो होती है हमेशा क्या होती है? 2 डायमेंशनल एरे होती है। तो हमारे पास हर इमेज के लिए अगर मैं डेटा ये देखें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो बेसिकली 64 पिक्सल्स हैं हर इमेज के। अगर मैं ये दिखाऊं, ये देखें, ये एक डायग्राम को गौर से देख लें। असल में ना ये देखें, एक डायग्राम को देख लें, देख रहे हैं आप? 0 से लेके 7, 0 से लेके 7, 0 से लेके 7 और ये 0 से लेके 7। तो हर इमेज का एक मैट्रिक्स है 8x8 का, 8x8 का मैट्रिक्स है हर इमेज का। और इमेजेस कितनी है हमारे पास? ये जो लिखी हुई है 1797। तो ये 0 से लेके 63 तक हमें पहली इमेज के पिक्सल्स शो हो रहे हैं, फिर दूसरी इमेज के हो रहे हैं, फिर तीसरी इमेज के हो रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ पहले इंडेक्स पे कौन सी इमेज थी, तो 1 पड़ा हुआ था। देखें, ये 1 पड़ा हुआ है, ये देखिएगा। तो ये देखिए ज्यादा जगहों पे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का मतलब क्या होता है? 0 पिक्सल। ये देखिएगा स्क्रीन पर, ये देखें 0 0 0 0 0 0। इसी तरीके से ये बहुत सारी इमेजेस है मेरे पास। तो मेरा काम क्या होगा यहाँ पर, मैं इस पे रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करूंगा। मैं इस डेटा सेट पर रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करूंगा और रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगा, रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगा कि
मल्टीपल ट्रीज बनेंगी और इसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में कन्वर्ट कर लूंगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। और इसमें एक कॉलम और होता है, अगर मैं डिजिट्स को ही देखूं तो एक कॉलम और होता है इसमें। ये देख लें, डिजिट्स डॉट टारगेट, ये मेरे पास आखिरी कॉलम है। तो खैर ये एक डेटा सेट है, इस पर तो मैं बाद में ही काम करवाऊंगा आपको। सिर्फ मैं आपको आइडिया देना चाह रहा था कि इसके अंदर अपनी भी डेटा सेट मौजूद है, तो उनके जरिए आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो था रैंडम फॉरेस्ट तक हमारा मिड टर्म तक का सिलेबस है। कोडिंग नहीं है रैंडम फॉरेस्ट की, लेकिन उससे पहले का है। तो अब फर्दर जो बात करनी है वो हम कर लेते हैं, कि आपके जो सवाल आते हैं उनके जवाब दे देते हैं आपको, ठीक है। पेपर के हवाले से क्या है, पेपर पेपर कैसा है कैसा नहीं है, सारी बातें मैं आपसे कर लेता हूँ। ये पहले मुझे बताइए कि कोई आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाह रहे हो, कोई कन्फ्यूजन हो। मैं पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा सवाल हो जो आप पूछना चाह रहे हो। किसी का कोई भी सवाल हो तो बता दीजिए, पिछले कोई लेक्चर से मुतालिक हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ हो तो बता दीजिए। जी, सब लोगों से पूछ रहा हूँ, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है पीछे, कोई लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, ठीक है, मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन हो गया, और के नियरेस्ट नेबर हो गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसमें से कोई सवाल है किसी का तो बता दीजिए। कोई भी सवाल नहीं किसी का, सब आता है माशाल्लाह से। बिल्कुल कह सकते हैं, हो जाता। पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा, या जो भी पढ़ाएगा वो समझा देगा आपको। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, चलो अच्छी बात है। सारी स्लाइड मौजूद हैं बिल्कुल। सिलेबस क्या बता दें, जो पढ़ा है उसी में से आएगा मिड टर्म में। जो पढ़ाया मिड टर्म में उसी में से आएगा, और क्या। कोई सवाल हो तो बता दीजिए सर, ताकि फिर मैं आगे बात करूं। कोई पुरानी चीज़, कोई लीनियर रिग्रेशन में से, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में से, के नियरेस्ट नेबर में से, या किसी और में से। जी बिल्कुल, ऑल 8 क्लासेस अप टिल नाउ इंक्लूडेड। यस। इफ यू लुक एट द कोर्स आउटलाइन वी आर फार बिहाइंड। एक आध एल्गोरिथम और हो जाना चाहिए था मिड टर्म से पहले। अगर मैं आपको कोर्स आउटलाइन दिखाऊं तो वो ज़रा मैं खोल के देखता हूँ, तो फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। देख रहे हैं आप, रैंडम फॉरेस्ट का कोड भी हो जाना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल पूछिए। रैंडम फॉरेस्ट का कोड हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें टाइम ही नहीं है, तो कहाँ से होगा।
कि इसके अंदर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है कि ओवर फिटिंग अगर हो जाए डिजिटल ट्री के अंदर तो क्या होता है, तो वो भी मैं आपको मिड के बाद ही बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ तक सब शामिल है जो मैंने पढ़ा है। कोई सवाल है तो बता दीजिए, ठीक है। और फिर जो है मिड टर्म इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट फ्राइडे को है। टाइमिंग क्या है मिड टर्म की? ठीक है सर, 6:30 to 9:30। होपफुली ऐसा होगा कि मैं पेपर की जो एक्सप्लेनेशन है 5 7 8 मिनट की 10 मिनट की, उसकी रिकॉर्डिंग करके मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वो देख लीजिएगा और उस रिकॉर्डिंग में ही सब कुछ मौजूद होगा। और उसके बाद अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, रेलिवेंट कोई सवाल पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज पे पूछ सकते हैं शुरू के 1.5 घंटे तक, मतलब 8 बजे तक। उसके बाद मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। उसका रीज़न यही है कि 1.5 घंटे बाद आप फिर सवाल नहीं पूछते, आप लोग जवाब पूछ रहे होते। तो शुरू के 1.5 घंटे में जो क्यूरीज हो बिल्कुल पूछिए, और एलएमएस पे ही सबमिट होगा। ये तमाम बातें तो खैर गाइडलाइंस आपको मिल ही चुकी होंगी। और पेपर के हवाले से देखें, मैं और आप ये दोनों इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी डेटा सेट ऐसा नहीं होगा जिसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। उसके रीज़न्स ये हैं कि हम पेपर आपका हार्ड कॉपी में दे रहे हैं, फर्ज करें। तो अगर मैं प्रिंट भी करके देता तो डेटा सेट इतना बड़ा तो होगा नहीं जिसके अंदर 1800 2000 वैल्यूज़ हों। समझ रहे हैं आप ये बात? तो और दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली हर क्वेश्चन का एक टाइम होगा। तो हमें बहुत सारी तरीक़ों से पेपर हो सकता है। सवाल क्या है पेपर में सब बता रहा हूँ। सवाल क्या है पेपर में वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई कोई सवाल अगर कंप्लीट आ भी गया, कोई एक क्वेश्चन कंप्लीट आ भी गया पूरा, तो दूसरा कंप्लीट नहीं होगा। डेफिनेटली उसमें कॉन्सेप्ट पिक करने की बात होगी। तो आपको जो पढ़ाया गया है क्लास में, रीजनिंग टाइप से जो पढ़ाया गया है या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो स्लाइड में नहीं होगी, वो लेक्चर में नहीं रिकॉर्ड हो रही है ये चीज़। तो स्लाइड के अंदर वो कॉन्सेप्ट वैसे नहीं लिखा होगा जिस तरह से लेक्चर के दरमियान समझाया गया। तो रीजनिंग जब होती है तो वो अपनी वर्डिंग में होती है। अगर कोई रीज़न का सवाल है तो वो अपनी वर्डिंग में होगा। और पेपर जो है वो सबका अलग ही होगा, क्योंकि हर कोई अपनी लॉजिक से करेगा पेपर, तो सबका अलग होना चाहिए। तो वो चीज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। आपको क्विज वन के बाद अंदाज़ा हो गया हो कि देखें किसी का पेपर अगर सेम होगा। और इस बात को भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ, या रिकॉर्ड पे नहीं कहता। ठीक है, अब आ जाते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा कि मशीन लर्निंग क्या है, उसका इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा और आपको समझ में आ गया कि चीज़ें क्या होती हैं, क्या एप्लीकेशन है उसकी, कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है, कौन कौन सा एल्गोरिथम। उसके बाद सेकंड क्लास में आपने लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट किया। लीनियर रिग्रेशन में आपने पढ़ा कि भाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो सकता है। तो लीनियर रिग्रेशन थी, नॉन लीनियर रिग्रेशन थी, लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स, लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल। इसी तरीके से लीनियर रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन विद सिंगल वेरिएबल। तो ये तमाम वेरिएशन हमने पढ़ी। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि थीटा क्या होते हैं। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि थीटा का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, और अगर हम ग्रेडियंट डिसेंट से यूज़ करें तो हम थीटा को इनिशियली कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, और ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, हम फर्दर उसको मिनिमाइज कर सकते हैं कॉस फंक्शन को। तो ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी। हमें कॉस फंक्शन पता है, हमें कॉस फंक्शन का पूरा फार्मूला समझ में आता है, हमें कॉस फंक्शन में लर्निंग रेट है वो कैसे काम करता है वो समझ में आता है। हमें ये पता है कि कॉस फंक्शन को जब हम ग्रेडियंट डिसेंट में पुट करते हैं तो फार्मूला जो बनता रहता है पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद वो कैसे बनता है, एक का निकल जाएगा तो सबका निकल जाएगा। ये तमाम चीज़ें हमने लीनियर रिग्रेशन की पढ़ ली। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स भी हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हो तो थीटा एक एरे में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका एक्स भी एक एरे में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्स नॉट हमेशा 1 के बराबर होता है। हम खुद से लगाते थे। फिर लीनियर रिग्रेशन खत्म हुआ तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे आए कि लीनियर रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए बेहतर नहीं था। तो हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए था जो हमें एक डिसीजन लेने में मदद करे। तो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा, उसके अंदर सिग्मॉइड फंक्शन हमने देखा।
1/1 प्लस एप्सिलॉन टू द ई टू द पावर माइनस जेड, और जेड क्या था, वेयर जेड इज योर डिसीजन बाउंड्री। तो वो हमने पढ़ा और हमें पता था कि भाई इसका जो बिहेवियर है हमेशा 0 और 1 के बिटवीन आता है। अगर जेड की वैल्यू प्लस हो, मतलब 0 से बड़ी हो तो 1 है क्लास, और अगर जेड की वैल्यू 0 से छोटी हो तो क्लास क्या होती है, 0। ये हमने पढ़ा लॉजिस्टिक में। फिर लॉजिस्टिक में एक मेन फोकस जो हमारा किस चीज़ पे था, लॉजिस्टिक में एक मेन फोकस था हमारा उसके कॉस्ट फंक्शन पे, कि कॉस्ट फंक्शन जो है वो नॉन कॉन्वेक्स बिहेवियर दे रहा था। कॉस्ट फंक्शन था वो नॉन कॉन्वेक्स बिहेवियर दे रहा था। तो नॉन कॉन्वेक्स बिहेवियर जो था वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि हमें मल्टीपल लोकल ऑप्टिमा मिल रहे थे। तो इसके लिए हमने लॉग को इंट्रोड्यूस किया, और लॉग में भी अलग अलग, अगर अगर कॉस्ट 0 है और आंसर भी 0 आ रहा है तो ये चूज कर लो, 1 माइनस वाई, लॉग 1 माइनस वाई, और इस तरह से जो हमने बताया था वो किया आपने, ठीक है। तो उसमें फिर हमने देख लिया कि अगर हम गलत काम करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, तो हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर हम सही डिसीजन ले रहे हैं तो कॉस्ट बहुत मिनिमम होगी। तो ये बात हमने की थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो फिर हम आए लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बाद रेगुलराइजेशन पे। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो रही है तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।